चल बहुत हुआ, अब किताब उठा ले। हेलो बच्चों, मैं आपका लॉ टीचर आकाश पाठक। आपने पहली वीडियो देखी होगी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर नहीं देखी तो आप हमने इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है, आप देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे, पहले हमने पहली वीडियो में बात की थी इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम बात करेंगे अपना नेचर एंड मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। तो पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन टू डेफिनेशन। सेक्शन टू जिसमें डेफिनेशन क्लॉज है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, जिसमें सेक्शन टू ई में डिफाइन कर रखा है एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट बेसिक मतलब डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसका सिंपल मतलब समझो कि एग्रीमेंट इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। कोई प्रॉमिस कर रहा है किसके लिए, कंसिडरेशन के लिए, वो हो गया एक एग्रीमेंट। कौन कर रहा है? दो पार्टीज कर रही हैं। सिंपल मतलब। अब हम सेक्शन टू सब क्लॉज एच की बात कर लेते हैं, जिसमें डिफाइन कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मतलब है एनी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। जो एनफोर्सेबल बाय होगा लॉ, वो एग्रीमेंट, वो बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब हमने बात कर ली है सेक्शन टू में डेफिनेशन क्लॉज की। अब हम आगे बात करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायर्ड है। तो अब हम बात करते हैं सेक्शन 10 की। किसका? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसमें सिंपल सिंपल डिफाइन ये कर रखा है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर फॉर फ्री कंसेंट, बाय फ्री कंसेंट of parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object and not hereby expressly declared to be void। आपकी स्क्रीन पे नोट्स हैं, मैंने आप सबके साथ नोट्स डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रखे हैं, और आपके स्क्रीन पे भी नोट्स हैं, ताकि आप जब मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको दिक्कत ना हो नोट्स बनाने में। तो बच्चों, अब बात करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने में क्या क्या एसेंशियल जरूरत होती है। तो हमने पढ़ लिया जी, फ्री कंसेंट की जरूरत है। पार्टीज, दो पार्टीज होनी चाहिए, और पार्टीज जो होनी चाहिए वो कंपिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो लॉ के अंडर वो जो है वॉइड कर रही हो हमारे कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। ठीक है जी, एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, वो बन गया जी प्रॉमिस। अब प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आया तो वो बन गया एग्रीमेंट, और वो जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। एज सिंपल एज एनीथिंग। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसा होना चाहिए। तो नेचर समझने के लिए हमें अपने स्क्रीन पे जो नोट्स हैं उसके टोटल 9 पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। पहले पॉइंट में जैसा कि आप देख रहे हैं, मार्क है येलो कलर से, येलो हाइलाइटर से, प्रॉपर ऑफर एंड प्रॉपर एक्सेप्टेंस विथ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। समझ गए लाइन का मतलब? एक प्रॉपर ऑफरिंग होनी चाहिए और प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है। और कैसा इंटेंशन होना चाहिए? एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। एक पार्टी ने सामने वाली पार्टी को ऑफर दिया, सर ये गाड़ी हमें बेचनी है, इतने की बेचनी है। सामने वाले दूसरी पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया कि जी ठीक है, हम आपकी गाड़ी इतने में खरीदने के लिए तैयार है। तो हमने उसको सामने से एक प्रॉपर ऑफरिंग की है। ये नहीं बोला कि यार मेरा मन कर रहा है बेचने का। मन मन है, कोई टाइम तो वो उसने तो बताया नहीं, क्लियरिफाई नहीं किया कि उसको बेचना ही है, उसका मन है। मन बदल भी सकता है। तो इसने प्रॉपर ऑफरिंग नहीं की। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए एक प्रॉपर ऑफर होनी चाहिए, और सामने वाले पार्टी की तरफ से एक प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ए एंड बी एग्री टू गो टू अ मूवी ऑन संडे। ए ने बी को बोला जी मूवी देखने चलेंगे संडे को। तो ए ने कहा ठीक है जी चलेंगे।
फिर जब संडे आया तो ए ने बोला कि यार मैं तो नहीं जा पाऊंगा, मुझे काम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये अब उसके लिए फांसी थोड़ी ना हो जाएगी, उसको उसको सजा थोड़ी ना मिल जाएगी। इन्फ्रिंज उसने कॉन्ट्रैक्ट किया इसका मतलब ये थोड़ी ना, ब्रोक किया है कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इन लॉ आपने मना कर दिया जी मैं मूवी देखने नहीं जा रहा और अब जो कोर्ट है आपको सजा सुना देगी, ऐसा नहीं होगा। ये एक नॉर्मल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो समझ गए इसका मतलब, एक प्रॉपर आपका ऑफर होना चाहिए, प्रॉपर एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सोशल एग्रीमेंट होते हैं, इन केस ऑफ सोशल एग्रीमेंट देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल मतलब है कि जी सोशल एग्रीमेंट में एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला कि मैं तुम्हें खर्चा पानी दूंगा महीने का इतना। अब जी कुछ साल बाद उनका डाइवोर्स हो गया, वो औरत कह रही है इन्होंने तो मेरे से वादा किया था मुझे इतना महीना खर्चा देंगे, हर महीना देते थे जब हम शादी में थे, मैरिज में नॉट में थे। तो कोर्ट कह गए तो सोशल एग्रीमेंट है ये तो, जब आप शादी में जब आप दोनों मियाँ बीवी साथ रह रहे थे वो तो एक एग्रीमेंट था कि हाँ देगा ये। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप दोनों ने एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर दी है। तो ये एक सोशल एग्रीमेंट है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इन केस ऑफ कमर्शियल एग्रीमेंट। कमर्शियल एग्रीमेंट, द लॉ प्रिज्यूम दैट द पार्टी हैड द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कमर्शियल कमर्शियल एग्रीमेंट हुआ है, मैं तुम्हें सामान भिजवाऊंगा इतनी तारीख को, तुम वहां से पिक कर लेना और मुझे पैसे भिजवा देना, ये हो गया हमारा एक कमर्शियल एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट ऑफ अ प्रॉपरली डोमेस्टिक और सोशल नेचर इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, जो एग्रीमेंट नोट्स में आपके लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट की लास्ट लाइन में देखो कि कोई एग्रीमेंट जो कि प्रॉपरली प्रॉपरली आपका डोमेस्टिक है और सोशल इन नेचर है, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ आ गई, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ गई। अब हम पॉइंट टू की बात करते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि तुम मेरा एक काम कर दो मैं एक काम कर देता हूँ तो मैं आपको बम दूंगा एज अ कंसिडरेशन में, मैं आपको गन्स दूंगा इन कंसिडरेशन। ठीक है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और इम्पोज टू द पब्लिक पॉलिसी। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी पे इम्पोज हो। दूसरी बात कर ली, कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अब हम पार्टीज की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं कि पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटी का बेसिक मतलब है लीगल एबिलिटीज की बात कर लेते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। तो सेक्शन 11 में सीधी सीधी बात लिखी है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एवरी पर्सन जो है वो कम्पिटेंट है। किसके लिए कम्पिटेंट है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ठीक है, टू कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडेड इफ एज उसकी जो होगी मेजोरिटी में होगी, वो माइनर नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, और वो साउंड माइंड होगा। दूसरी बात, पहली बात वो माइनर नहीं होगा मेजर होगा। दूसरी बात ये हो गई कि वो साउंड माइंड होगा। तीसरी बात ये करते हैं कि इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्टेड। कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्क्वालीफाई हो लॉ की लॉ बाय लॉ, तो उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक आदमी जो पागल है, अभी पागल हुआ है, पहले वो पागल नहीं था, पहले वो सही था, जब ल्यूसिड पीरियड था उसका, इंटरवल था, तब उसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वैलिड होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो इनवैलिड हो गया कि वो अब पागल हुआ है, पहले थोड़ी ना था पागल। ठीक है जी। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होता है कि कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी जेन्युइन। कंसेंट मीन्स एग्रीड अपॉन समथिंग इन द सेम सेंस। ठीक है, जो दो पार्टी आई है वो फ्री कंसेंट में आई है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि उनपे कोई दबाव डाला गया है, कोई कॉजन डाला गया है कि नहीं आपको आना ही है, वो फ्री कंसेंट है। एक इसमें लीगल मैगजीम की बात की जाती है, कंसेंसम एड इडम। क्या बात की जाती है? कंसेंसम एड इडम, जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड्स।
जब दो पार्टीज का माइंड मीट होगा कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तभी वो लोग फ्री कंसेंट कहलाया जाएगा। आपका मन नहीं है, आपको जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो फ्री कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। अब हम आगे चलते हैं। फ्री कॉन्ट्रैक्ट हमने फोर्थ पॉइंट की बात कर ली है। अब हम फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, जिसका सिंपल मतलब है लॉफुल ऑब्जेक्ट। जब हम कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज में एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी आप काम करोगे उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा। जब आप इस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो तो उसमें भी एक आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट शुड बी लॉफुल एंड लीगल। टू पर्सन कैन नॉट एंटर इन टू एग्रीमेंट टू डू अ क्रिमिनल एक्ट। सिंपल बात है कि दो पार्टीज क्रिमिनल एक्ट के इंटेंशन से, ऑब्जेक्टिव से आ रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। ठीक है। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल इफ, कब कब होगा? एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं बन पाएगा? जब अनलॉफुल क्यों होगा? जब वो फॉरबिडन बाय लॉ होगा। ठीक है। इन ऑफ सच नेचर दैट इट परमिट्स वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। ठीक है। दूसरी बात हमने बी पॉइंट कर, अगर वो फ्रॉडुलेंट है तब नहीं होगा। इन्वॉल्व इम्प्लाइज इंजरी टू पीपल एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अदर, उस कॉन्ट्रैक्ट से किसी की जान को खतरा या किसी की प्रॉपर्टी को खतरा है, तब वो अनलॉफुल होगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ई पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपके नोट्स में लिखा हुआ है, कोर्ट रिगार्ड्स इट्स इमोरल एंड अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। कोई काम ऐसा है जो इमोरल है और पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जनहित के अगेंस्ट है, हमारे लोगों के अगेंस्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो वो होगा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ पॉइंट की, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट शुड बी कैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। बहुत सिंपल बात है, जो टर्म्स होंगे ना उस कॉन्ट्रैक्ट के, वो ऐसे होने चाहिए कि सामने वाला कैपेबल हो उस परफॉर्म करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं, एन एग्रीमेंट टू डू एक्ट इम्पॉसिबल इन इट्स कैन नॉट बी एनफोर्स। कोई ऐसा बोल दिया, कोई ऐसा टर्म्स कंडीशन रख दी जो बहुत मुश्किल है, जो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वो सब परफॉर्म कर ही नहीं सकते। तो वैसा जो है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस जिसमें नहीं होगी, तो उस समय जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वैलिड नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं। ए ने एग्री किया टू बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए और बी एग्री हुए। बी ने बोला कि मैं जादू से पैसे ले आऊंगा। ठीक है जी। The agreement is void because the act itself is impossible to be performed from the very beginning. स्टार्टिंग से ये एक बेहुदी बात है कि कोई आदमी जादू से पैसा इकट्ठा कर सकता है। ऐसा हो सकता है? नॉर्मल लाइफ में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो वो एग्रीमेंट पहले से ही वॉइड था, वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बना ही नहीं, क्योंकि उसकी जो टर्म्स कंडीशंस थी वो पॉसिबल ही नहीं थी परफॉर्म करने की। ये झूठ था, ऐसा मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। ठीक है। इल्यूजन होता है, ये आंखों का आपका इल्यूजन होता है। तो अब सेवन पॉइंट की बात कर लेते हैं। द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट्स आर सर्टेन और आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। तो इस लाइन का ये मतलब है, जो टर्म्स होंगे आपके सर्टेन होने चाहिए, एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। जब आपने किसी को बात करी है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट फॉर्म किया है दो पार्टीज के बीच में, जो उसके टर्म्स होंगे वो बहुत क्लियरिफाई होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए कि नॉर्मल पब्लिक को भी समझ आए, सर्टेन होने चाहिए, फ्लक्चुएटिंग नहीं होने चाहिए, और ऐसी दो तैया बातें नहीं होनी चाहिए कि एक बात का दो मतलब निकल रहा हो। ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। ए ने एग्री किया बी को, ए एग्री टू पे, एग्री ए ने एग्री कर लिया कि भाई मैं 5 लाख रुपए दूंगा बी को, किसके लिए? अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन ऑफ माय ड्राइंग रूम। उसने बस ये डिफाइन कर लिया, अल्ट्रा मॉडर्न डेकोरेशन चाहिए मेरे ड्राइंग रूम की, 5 लाख में ये हो गया। अब अल्ट्रा मॉडर्न का क्या पैरामीटर है कि वो अल्ट्रा मॉडर्न है? एक मॉडर्न है, वो अल्ट्रा कैसे हुआ? ये तो सर्टेन है ही नहीं। मेरे लिए मेरा एक रूम जितना सजा है वो अल्ट्रा मॉडर्न है, दूसरे के लिए वो मॉडर्न है। तो जी वो कल को ये कहे कि मैंने तुझे 5 लाख अल्ट्रा मॉडर्न बनाने के लिए दिया था कि तुम आप अपना मेरा ड्राइंग रूम ऐसा बनाओगे, तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है, तो ये सर्टेन नहीं हुआ। दूसरे दूसरे के लिए ये टर्म्स कुछ अलग मीन करता है,
पहली पार्टी के लिए ये टर्म कुछ अलग मीन करता है, तो ये चीज नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा ही नहीं। अब बात कर लेते हैं 8th पॉइंट की। Not declared void. The agreement should be such that it should be capable of being enforced by law. Certain agreement has been expressly declared illegal or void by the law. कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जब एग्रीमेंट बने तो ये ना हो कि भैया वॉइड हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अब 9th बात कर लेते हैं, नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होती है। क्या क्या एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो ओरल भी होगा, वो रिटर्न में भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है। वेयर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन रिटर्न एंड रजिस्टर, इट मे कंपेल विथ नेसेसरी फॉर्मेलिटीज एज टू राइटिंग, रजिस्ट्रेशन एंड अटेस्टमेंट। अगर लॉ में लिखा है कि सिर्फ राइटिंग में ही चाहिए तो उसको राइटिंग के हिसाब से बना के अटेस्ट करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां ओरल है वहां कॉन्ट्रैक्ट किसी भी तरह के हो सकते हैं, ओरल ओरल भी हो सकते हैं, रिटर्न भी हो सकते हैं। लेकिन अगर लॉ में लिखा हुआ है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो रिटर्न ही बनेगा, तो आपको वो रिटर्न बनवाना पड़ेगा और रजिस्टर करवाना पड़ेगा, उसको अटेस्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है। एग्जाम्पल, ए प्रोमिस टू पे ऑन टाइम बट डेप्ट मस्ट बी इन रिटर्न। ए ने प्रॉमिस किया कि वो पैसे देगा उधार के, इसको रिटर्न में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इन लॉ में बोला है कि इसको राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है। अब हमने बात की थी, इनिशियली हमने बात की थी कि सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज में एग्रीमेंट की बात की थी, कॉन्ट्रैक्ट की बात की थी। फिर हमने एसेंशियल्स में, एसेंशियल जब पढ़े या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे, उसमें भी हमने जो है उसमें भी हमने आपसे जब बात की तो उसमें भी हमने एग्रीमेंट की बात की। सेक्शन 2E जो है एग्रीमेंट की बात करता है, 2H जो है कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो ये हमें कहीं ना कहीं दोनों चीजें सिमिलर सी लग रही हैं कि हर जगह हमारी ये बात क्यों आ रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। एग्रीमेंट इज अ वाइडर टर्म देन कॉन्ट्रैक्ट, वेयर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। एक जो एग्रीमेंट है वो एक बहुत बड़ा टर्म है जिसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट आता है। ठीक है। ऑल एग्रीमेंट्स, सारा एग्रीमेंट जितने हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकते, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट होगा। ठीक है जी। एक वाइडर टर्म है एग्रीमेंट और उसका एक पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट होगा, लेकिन हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाए ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। द नोट्स में बात कर लेते हैं नीचे। द वेरियस एग्रीमेंट मे बी द वेरियस एग्रीमेंट में बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एग्रीमेंट जो नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। अगर वो एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा वो बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, और जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो सिर्फ एग्रीमेंट ही रहेगा। ठीक है। एनी एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवेलेबल। जहां जब हम एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा तो उसमें सारे एसेंशियल जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो नहीं होंगे। ठीक है। और जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा उसमें सारे एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के होंगे। बहुत इजी बात है, समझ आ गई। अब हम इसका बेसिक डिफरेंस पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी। हाँ, तो ये आपको चार्ट मैंने शो कर रखा है इसमें आपके नोट्स में। बच्चों नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं और साथ ही साथ स्क्रीन पे भी नोट्स हैं। बहुत अच्छे से डेफिनेशन भी आपको समझा दिया मैंने, नेचर भी समझा दिया मैंने, मीनिंग भी समझा दिया। अब बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो हम इसमें 7 पॉइंट्स पढ़ेंगे। 7 पॉइंट्स में पहले तो सिंपल सा पहला डिफरेंस ये हो गया कि सेक्शन का। सेक्शन 2H जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा और 2E जो बात करेगा वो एग्रीमेंट की बात करेगा। ठीक है। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया। सेक्शन 2H जो है कॉन्ट्रैक्ट की बात करेगा और 2E जो बात करेगा वो एग्रीमेंट की बात करेगा। डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन भी दोनों की सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है। तो अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट
एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट है जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट है। एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ ले। एवरी प्रोमिसेस, every set of promises, every promise forming contract for each other is an agreement। कोई भी सारे प्रोमिसेस और सारे सेट ऑफ प्रोमिसेस कंसिडरेशन के लिए बने हैं, चाहे उसमें वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ठीक है, लेकिन वो होगा एग्रीमेंट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की, एनफोर्सेबिलिटी की। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, लेकिन एवरी प्रोमिसेस इज नॉट एनफोर्सेबल। एग्रीमेंट में सारे प्रोमिसेस एनफोर्सेबल नहीं होंगे, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट में है, कॉन्ट्रैक्ट में एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटर रिलेशनशिप। अब कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इंक्लूड करता है एग्रीमेंट को। एग्रीमेंट वाइडर टर्म है, उसका पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट। जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो एग्रीमेंट ही रहेगा। तो इंटर रिलेशन ये हो गया कि अ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट डज नॉट इंक्लूड्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बहुत ही फोर्थ पॉइंट इजी था, कोई समझने वाली बात नहीं थी इसमें, सिंपल सा था। कॉन्ट्रैक्ट छोटी चीज है, एग्रीमेंट बड़ी चीज है। अब जी फिफ्थ पॉइंट पढ़ लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि स्कोप क्या है। द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड एज इट इंक्लूड्स ओनली कमर्शियल एग्रीमेंट। अब हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा था, ठीक है, पहले एग्जाम्पल ये पढ़ा था कि सोशल सोशल एग्रीमेंट्स जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। लेकिन जो स्कोप है एग्रीमेंट का वो वाइड होता है, उसमें डोमेस्टिक भी होता है, उसमें आपका कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं, हर चीज होता है, सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं। तो स्कोप जो है एग्रीमेंट का वाइड हो गया और कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेड हो गया। वैलिडिटी, ओनली लीगल एग्रीमेंट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिडिटी क्या है? जो लीगल एग्रीमेंट होगा वही कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। एन एग्रीमेंट में भी बोथ लीगल और इनलीगल। एक एग्रीमेंट लीगल भी हो सकता है, इनलीगल भी हो सकता है। अब हम सेवंथ पॉइंट पर लेते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन होती है। क्यों? क्योंकि एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में ऐसा नहीं होता। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी एग्रीमेंट हैव अ लीगल ऑब्लिगेशन। तो अब हमने इसमें 7 डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं। जब भी आपका पेपर आए तो आपसे पूछा जाएगा मीनिंग एंड नेचर, तो आप बच्चों सिंपल सा आप उसको एक्सप्लेन करना, सेक्शन 2 एक्सप्लेन करना, फिर सेक्शन 10 एक्सप्लेन करना, उसके बाद उसके नेचर के जो 9 पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, नोट्स स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वो आप एक्सप्लेन करना। उसके बाद डिफरेंसेस दोनों के एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका ये 12.5 नंबर का आंसर भी तैयार हो जाएगा, और आपको कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक जो समझ, जिस पे कॉन्ट्रैक्ट पूरी टिकी हुई है, वो आपको बहुत क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हमारी जो टीम है बहुत मेहनत कर रही है आप सबको पढ़ाने के लिए, फ्री एजुकेशन देने के लिए। हमारा यही वो है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।